हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका केडी फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस में। ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको कई वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें हमने जो है शुरुआत में देखा कि भूगोल क्या है, भूगोल से संबंधित बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया, सौरमंडल देखा, ग्रह उपग्रहों के बारे में देखा, पृथ्वी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखी। और लास्ट वाला वीडियो हम जो लेटेस्ट वीडियो आपको मिला होगा ज्योग्राफी का, पूरा होगा आपका वायुमंडल। ठीक है, तो आज हम वहीं वायुमंडल से आगे बढ़ते हुए, अर्थात धरातल से ऊपर आपने वायुमंडल को देखा, आज हम धरातल से नीचे का अध्ययन करते हैं। अर्थात आज का टॉपिक है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जैसे कि बताया कि आपने वायुमंडल पढ़ा, अर्थात धरातल से ऊपर वाला आपने पोर्शन पढ़ लिया वायुमंडल, तो धरातल के ठीक नीचे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियोस देख लें, ताकि मैटर जो भी आपको नए वीडियोस मिले आप उस मैटर को क्या कर सके, कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो जरूर देखें। मान लीजिए आज का आप टॉपिक देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपने पिछला वीडियो यदि ज्योग्राफी का नहीं देखा या उससे रिलेटेड अन्य जो अब तक के जो वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं वो रेगुलर देखेंगे, तो आपको अगले जो जैसे जैसे मैटर आगे बढ़ेगा तो आपको वो कनेक्ट करने में, समझने में क्या होगी, आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब देखिएगा जरा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपने व्यवहारिक कल्पना करिएगा कि मान लीजिए हमें पृथ्वी से या धरातल से, आप मान लीजिए हम लोग धरातल पर रहते हैं, धरातल से जब हम ऊपर जाते हैं अर्थात वायुमंडल में जाते हैं, तो आप किसी भी माध्यम से जा सकते हैं। अर्थात धरातल से ऊपर के वायुमंडल का अध्ययन करना कैसा है, आसानी है। आप वायुमंडल में कहीं तक भी जा सकते हैं किसी माध्यम से, और आप क्या कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन भूगोल शास्त्रियों को या भूगोल के जो विशेषज्ञ हैं उनके सामने एक समस्या आती है कि यदि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अर्थात धरातल से हम नीचे जाएंगे तो पृथ्वी के बारे में जानकारी, उस धरातल की आंतरिक संरचना की जानकारी कैसे प्राप्त होगी। सोचिएगा जरा कि आप वायु में कहीं तक जा सकते हैं, जबकि धरातल में आप जमीन खोदेंगे, मिट्टी की खुदाई करेंगे तो एक निश्चित सीमा तक ही आप प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऊपर आप किसी यंत्र के द्वारा देख सकते हैं, किसी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, आंतरिक संरचना में जाने के लिए क्या है, समस्या है, क्योंकि कंकड़ है, पत्थर है, चट्टाने हैं। ठीक है, धरातल से जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपको चट्टानों की आकृति देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा अंदर के पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन में क्या होगी, कुछ समस्या क्रिएट हुई होगी। ठीक है, इसलिए इस समस्या के निराकरण के लिए कुछ चीजों को आधार बनाया गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम ऐसे ऐसे समझ सकते हैं। जिसके लिए जैसे ताप का अध्ययन किया गया कि आंतरिक ताप पर क्या प्रभाव होगा, घनत्व का अध्ययन किया गया, ताप का, दाब का, घनत्व का, और कुछ भूकंपीय लहरें, जो चट्टाने हैं अंदर, तो जो लहरें या मैग्मा है, ठीक है, तो कुछ भूकंपीय लहरों और इन ताप, दाब और घनत्व के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले गए पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ चीजों को। जैसे अच्छा देखिए, वायुमंडल जब आपने पढ़ा था तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत थी, अर्थात धरातल से सटी हुई जो परत थी, उसका मैंने आपको नाम बताया था ट्रोपोस्फियर, जिसको क्षोमंडल बोलते हैं या ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। अब मान लीजिए धरातल पर है तो धरातल से ऊपर जब भी आप एयर के कांटेक्ट में है तो वो सब क्या है, हम लोग कहाँ खड़े हैं, वायुमंडल के कांटेक्ट में खड़े हैं, ट्रोपोस्फियर में, क्षोमंडल में। लेकिन धरातल से जब आप नीचे जाएंगे, अर्थात मिट्टी से जब आप नीचे की संरचना का अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहां से होगी, लिथोस्फीयर से। अब मान लीजिए कभी सवाल ऐसा बन जाए कि वायुमंडल की शुरुआत कहां से हो रही है, तो क्षोमंडल से हो रही है, लेकिन क्षोमंडल के ठीक नीचे वाली परत को क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर के ठीक नीचे की परत जो है वो कौन सी है, लिथोस्फीयर, जो कहां मिलेगी आपको, धरातल के नीचे। ठीक है, इसको समझने से पहले, इन परतों को समझने से पहले हम कुछ बेसिक्स देखते हैं जहां से सवाल आपके अक्सर बनते हैं। जैसे एक सवाल आता है, पृथ्वी का औसत घनत्व, औसत घनत्व, ठीक है, कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। इस घनत्व को भी आधार बनाया गया कि नीचे का घनत्व कैसे होगा और ऊपर का घनत्व कैसा होगा। तो आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था वायुमंडल जब पढ़ाया था कि धरातल से जैसे आप ऊपर जाएंगे वायुमंडल में क्या होगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है, आपका ताप कैसा होता है, कम होता है, दाब कैसा होता है, कम होता है, और घनत्व भी कैसा होता है, कम। अर्थात वायु के अणु कैसे हो जाते हैं, दूर दूर। जैसे जो वायु के अणु धरातल से सटे, सघनता होगी
ठीक है, निकट होंगे तो घनत्व अधिक होगा, जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, घनत्व कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए ताप पर क्या प्रभाव पड़ा था ऊपर जाने पर, कि ताप की मात्रा कम हो रही थी, मतलब 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्या हो रहा था आपका, कम हो रहा था। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये आपका धरातल है और धरातल से ऊंचाई पर जाने पर एक स्थिति होती है वायुमंडल की, लेकिन आज हम उसका अध्ययन न करके इस धरातल के नीचे क्या स्थिति होगी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सवाल आता है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो आप याद रखेंगे 5.5, ये 5.52 है, आप इसको 5.5 याद करेंगे कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। याद रखेंगे पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए मैंने एक पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत है ये इसको बताया कि क्रस्ट, इसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है, 3। ठीक है, याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा कि क्रस्ट का औसत घनत्व 3 बताया जाता है। जो अध्ययन किया गया तो पाया गया कि क्रस्ट का औसत घनत्व कितना है, 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जबकि पूरी आंतरिक संरचना का घनत्व कितना है, पृथ्वी का पूरा औसत घनत्व जब निकाला गया इन परतों का तो वो निकल के आया 5.5। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर की परत में 3 है और पूरे का निकल के आ रहा है 5.5। इससे एक निष्कर्ष निकल रहा है कि पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे आप जाएंगे घनत्व की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात यहाँ का 3 होगा तो फिर 4, 5, 6 ऐसे करके 8, 9, 12, तो औसत घनत्व तो बढ़ता जाएगा। सॉरी, पृथ्वी के आंतरिक आप जब जाएंगे तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन पूरा औसत घनत्व कितना निकल के आता है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दूसरी चर्चा करते हैं हम कि ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ताप के बारे में देखेंगे कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर, अर्थात 32 मीटर जब आप अंदर जाएंगे तो 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में क्या होती है, वृद्धि होती है। सबसे ये सब सवाल है। औसत घनत्व तो आपका हो गया 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। दूसरी बात कि और ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब आंतरिक संरचना के अंतर्गत आप देखेंगे, अंदर जाएंगे जब पृथ्वी के तो धरातल के अंदर जाने पर ताप क्या होगा, बढ़ेगा, जबकि वायुमंडल में क्या हो रहा था, ट्रोपोस्फियर क्षोभमंडल में, कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या हो रहा था, कम हो रहा था। कि 1 किलोमीटर की आप ऊंचाई पर गए तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप क्या हुआ था, कम। यहाँ क्या हो रहा है, 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ रहा है। ताप बढ़ने का कारण क्या है कि नीचे धरातल में आपको देखने, धरातल की जो आंतरिक संरचना है यहाँ बहुत सारे लावा देखने को मिलेंगे, ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, मैग्मा होगा, तो इन सब कारकों के कारण क्या है, तापमान की मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा हम दाब को देखते हैं, ये दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है आंतरिक संरचना के अंदर मिट्टी, बालू, कंकड़, चट्टानें, अभी जब आप नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ेंगे ज्योग्राफी के तो आपको चट्टानें पढ़ाई जाएंगी, तो आप देखेंगे कि तमाम प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, आग्नेय चट्टानें। ठीक है, अग्नि क्रिया के द्वारा एक चट्टान बनती है आग्नेय, बाद में चर्चा करेंगे। तो इन चट्टानों के कारण अग्नि है, इसका मतलब तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दाब भी देखेंगे कि दाब घनत्व क्या हो रहा है, ऐसे समझिएगा कि वायु धरातल से जब आप ऊपर जाएंगे तो चाहे ताप हो आपका, चाहे प्रेशर हो आपका, और चाहे डेंसिटी हो, ठीक है, ताप, दाब और घनत्व तीनों क्या होते हैं, कम होते हैं। कैसे हो रहे हैं, कम, जबकि आंतरिक संरचना में ताप, दाब और डेंसिटी पर क्या होगा, प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, दाब भी बढ़ेगा, जैसे घनत्व बढ़ रहा है आंतरिक संरचना में, जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे ही दाब की मात्रा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। चलिए, हमने आंतरिक संरचना में कुछ आधारों को देखा, ताप, दाब और घनत्व को, कि इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं परतों को, जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन, बेसिकली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि वायुमंडल की जो धरातल की जो पहली परत है, धरातल से सटे वायुमंडल की, उसको बोला था अंग्रेजी में हमने ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर के ठीक नीचे, जहां हम धरातल पर खड़े हैं, उससे ठीक नीचे जो परत है या आंतरिक संरचना को आप बोल सकते हैं लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अब लिथोस्फीयर में जो पहली परत है आंतरिक संरचना में, जो पहली परत है वो उसका नाम क्या है, क्रस्ट, उसको बोलते हैं हम क्रस्ट। अभी क्रस्ट के बारे में देखिएगा, हम कहाँ खड़े हैं, सपोज करिए 0 किलोमीटर पर, तो 0 किलोमीटर से लेके कहां तक, 100 किलोमीटर तक, 0 किलोमीटर से लेके
100 किलोमीटर, ऊपर नहीं नीचे, मतलब यहां से लेके 100 किलोमीटर। अब देखिए अभी बताया था कि अब इतनी आंतरिक संरचना का अध्ययन आप करेंगे तो कोई इतना अंदर इतना घनत्व है, इतना दाब है, इतना अधिक ताप है, मैग्मा है कि लावा है, तो कोई प्रत्यक्ष साधन नहीं हो सकता कि आप अंदर जाके या किसी कैमरे के द्वारा चीजों को अध्ययन करें कि कहाँ क्या कैसी कैसी चीज देखने को मिल रही। ठीक है, तो कुछ आधारी बेसिकली बनाए जा सकते हैं जिससे अध्ययन होगा। तो देखिएगा 0 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक की आंतरिक जो परत है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट के नाम से। ठीक है, अब देखिए मैंने क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड किया है, ये रेड ये आपको मार्क दिख रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं अपर क्रस्ट। क्या बोलते हैं? अपर क्रस्ट। और नीचे वाली कौन सी हो जाएगी आपकी? ठीक है, क्रस्ट को भी ऐसे समझिएगा कि क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया, ऊपरी क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक है, तो सवाल आता है कि क्रस्ट को 2 भागों में बांटने वाली जो परत है, ये भी देखिए एक लेयर है, इस लेयर का नाम क्या है? तो याद रखिए इसको बोलते हैं कॉन रोड। कॉन, इस परत का नाम क्या है? जो क्रस्ट को 2 भागों में बांटती है उस परत का नाम क्या है? कॉन रोड। अच्छा देखिए, अब आप कहेंगे ये कॉन रोड नाम कैसे पड़ा? तो याद रखिएगा जिस व्यक्ति ने, जिस भूगोल शास्त्री ने, जिस भूगोल वेत्ता ने इस परत का विभाजन किया कि ये अपर क्रस्ट है और ये क्या लोअर क्रस्ट है, ये 0 से लेके लगभग 30 किलोमीटर देखने को मिलती है और 30 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक आपकी लोअर क्रस्ट देखने को मिलती है। ठीक है, तो जिस व्यक्ति ने, जिस भूगोल शास्त्री ये बताया, उनका नाम क्या था? कॉन रोड। तो चूंकि इन्होंने इस परत का आविष्कार किया या खोज करी, इसलिए इस परत का नाम भी इनके नाम पर पड़ गया, उसका नाम क्या है? कॉन रोड। ठीक है, सवाल है ये कुछ परतों का विभाजन है, यहाँ से एक सवाल आपका अवश्य आता है कि क्रस्ट को क्या बोलते हैं, मेंटल को क्या बोलते हैं, कोर को क्या बोलते हैं, या इनकी परतों को कौन कौन विभाजित करता है। ठीक है, देखिए तो आपने देखा कि 0 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक आपकी क्या हो गई? क्रस्ट हो गई। अब देखिए 100 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर से लेके आपका 2900 किलोमीटर तक की परत का नाम क्या है? मेंटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल। ठीक है, 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक। तो अब एक क्वेश्चन और आता है क्या कि वह कौन सी परत है जो क्रस्ट को मेंटल से अलग करती है? फिर से सुनिएगा, क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली परत का नाम क्या है? तो आपको दिख रहा है कि ये क्रस्ट है यदि और ये मेंटल है यदि, तो जो परत अलग कर रही है वो परत कौन सी है? ये वाली। तो इस परत का नाम क्या है? तो इस परत का नाम आप याद रखेंगे, इसको बोलते हैं मोहो। क्या बोलते हैं? मोहो परत। मोहो डिसकंटिन्यूटी, या हिंदी में बोलते हैं मोहो असंबद्धता। ठीक है, मतलब असंबद्ध कर रही है 2 परतों को, ये क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। तो इस परत का नाम आपका क्या हो गया? मोहो। ठीक है, ये कॉन रोड हो गई, ये वाली क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली परत कौन सी हो गई? मोहो। अब देखते हैं हम कि ये 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक हो गया आपका मेंटल। अब देखेंगे कि मेंटल को भी 2 भागों में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ये अपर मेंटल हो जाएगी, ये लोअर मेंटल हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे मेंटल को 2 भागों में जो परत विभाजित करती है उसका नाम क्या है? रेपेटी। इसको बोलते हैं रेपेटी परत या रेपेटी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, चलिए एक सवाल आपका ये हो गया। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि मोहो और ये कोर का मतलब समझ सकते हैं केंद्र। ये आप कहां जा रहे हैं? ये मानिए धरातल पर खड़े हैं, तो आप ये कहां जा रहे हैं? केंद्र पर। अर्थात धरातल से केंद्र की दूरी कितनी है? पृथ्वी की जो त्रिज्या है, केंद्र आप बोल सकते हैं इसको, केंद्र की दूरी कितनी होगी? 6371 किलोमीटर। ठीक है, सेंटर 6371 किलोमीटर। अब आप देखेंगे कि 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक कौन सी परत हो गई? मेंटल। अब देखेंगे 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक कौन सी परत है? कोर। तो अब सवाल आता है कि मेंटल को कोर से जो परत अलग करती है उसका नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे मेंटल से कोर को जो परत अलग करती है इसका नाम क्या है? गुटेन वर्ग। ये वाली गुटेन वर्ग। अर्थात गुटेनबर्ग नामक भूगोल शास्त्री ने इस परत का अध्ययन करके इस परत को निर्धारित किया कि 2900 किलोमीटर
पर एक परत है, ऊपर से जाने पर 2900 किलोमीटर पर एक परत है जो कि मेंटल को कोर से क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, तो पहली बात देखिएगा, एक क्रम पूछा जाता है कि सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है। तो अभी मैं समझाता हूं, एक यहाँ पॉइंट और मिस हो रहा है कि देखिए जैसे हमने मेंटल को दो भागों में बांटा था, वैसे ही हम कोर को भी दो भागों में बांट सकते हैं। अर्थात एक ये अपर कोर हो जाएगी और ये लोअर कोर हो जाएगी, निचली वाली परत लोअर, ऊपर वाली अपर। ठीक है, तो इस परत का नाम क्या है, लेहमन। अर्थात लेहमन व्यक्ति, लेहमन नामक भूगोल शास्त्री ने इस परत के बारे में बताया होगा, तो उन्हीं के नाम पर इस परत का क्या हो गया, नामकरण लेहमन हो गया। बहुत सारे आविष्कारकों के नाम पर किसी पैमाने का नाम, किसी चीज का नाम पड़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा, आपके पैमाने होते हैं, जैसे आपने डिग्री सेंटीग्रेड देखा होगा, सेल्सियस देखा होगा, फ़ारेनहाइट देखा होगा, केल्विन देखा होगा। तो ये पैमाने के बारे में आप देखते हैं, कभी चर्चा करते हैं कि क्या किसकी वैल्यू होती है, कैसे क्या होता है। तो इन्हीं केल्विन नामक व्यक्ति ने जो पैमाना बनाया वो क्या पड़ गया, केल्विन। फ़ारेनहाइट नामक व्यक्ति ने जो पैमाना बनाया, फ़ारेनहाइट। सेल्सियस नामक व्यक्ति ने जो पैमाना बनाया वो क्या हो गया, सेल्सियस। सेम ऐसे ही समझिएगा कि ये कॉनरोड परत का नाम कॉनरोड व्यक्ति के नाम पर पड़ा। ठीक है, चलिए ये आपकी चीजें हो गई। अब देखिए याद करने के लिए आप देख सकते हैं, इसमें वैसे देखिएगा फेमस परत कौन कौन सी। एक हो गई आपकी कॉनरोड, जिसको आप बोल सकते हो सी से कॉनरोड, मोहो एम और गुटेनबर्ग जी। यही दो परतें ज्यादातर पूछी जाती हैं कि क्रस्ट को दो भागों में जो परत अलग करती है वो कॉनरोड, क्रस्ट को मेंटल से जो परत अलग करती है वो मोहो, और मेंटल को जो कोर से अलग परत करती है वो गुटेनबर्ग, CMG, चीफ मिनिस्टर जी। आप याद कर सकते हैं, आप कोई भी ट्रिक बनाइएगा, C से कॉनरोड, M से मोहो और G से गुटेनबर्ग। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं कि आपके और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये क्रस्ट, हम आते हैं सबसे पहले क्रस्ट पर। तो क्रस्ट से कुछ सवाल आते हैं, वो देखते हैं कि क्रस्ट को किस और परत के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा देखिएगा कि क्रस्ट में क्या सवाल ऐसे आता है कि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, मेंटल में कौन कौन से तत्व या कौन कौन सी धातुएं देखने को मिलती है। तो आप थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट में एक सिलिका, एक सर्वाधिक तत्व कौन सा होगा, सिलिका, और एक एल्यूमिनियम। क्या एक तो आपका सिलिका पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, थोड़ी सी कम किसकी होती है, एल्यूमिनियम। सिलिका लगभग आपका 27% के करीब होता है। क्रस्ट की बात हो रही है, क्रस्ट में सवाल, क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑप्शन हुए सिलिका, एल्यूमिनियम, निकेल, फेरस। तो आप उत्तर क्या देंगे, सिलिका, और सिलिका के बाद सर्वाधिक क्या होता है, एल्यूमिनियम। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ याद रखना है कि ये सियाल से, सिलिका और एल्यूमिनियम से भी अधिक यहाँ क्या होगा, क्रस्ट में एक और तत्व होगा, ऑक्सीजन। लगभग 46% क्या होती है, ऑक्सीजन क्रस्ट में। अर्थात देखिए अब ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आप उत्तर क्या देंगे। मान लीजिए सवाल है क्रस्ट में निम्नलिखित में से सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, लोहा। तब आप उत्तर क्या देंगे, ऑक्सीजन। सिलिका कितना है आपका 27%, एल्यूमिनियम लगभग 8%। तो आप देखेंगे कि यदि ऑक्सीजन ऑप्शन में है तो उत्तर आप देंगे ऑक्सीजन, अदरवाइज आंसर क्या होगा आपका, सिलिका। और ज्यादातर सवाल यही आता है, ऑक्सीजन विकल्प में नहीं होगा, क्योंकि वो गैसीय अवस्था में होती है ऑक्सीजन। तो तत्व की बात या खनिजों की बात जब भी आएगी, तत्व तो ऑक्सीजन हो गया, आपका खनिज कोई पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि सर्वाधिक खनिज कौन सा होगा, सिलिका। ठीक है, चलिए इसीलिए इस परत को एक और नाम से आप बोल सकते हैं, इसको सियाल। याद करने के लिए आप इसको बोल सकते हैं कि क्रस्ट इक्वल टू सियाल। मतलब क्रस्ट को दूसरे किस नाम से जानते हैं, सियाल नाम से। क्यों जानते हैं, क्योंकि सिलिका और एल्यूमिनियम की क्या है, अधिकता है। दूसरी पे चर्चा करते हैं, मेंटल पे आते हैं कि मेंटल में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो आप याद रखेंगे मेंटल में जो सर्वाधिक तत्व होगा वो आपका होगा कौन सा, सिलिका और मैग्नीशियम। मेंटल जो परत है आपकी, इस परत में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, सिलिका और मैग्नीशियम। यहाँ क्या आता है, सिलिका और एल्यूमिनियम।
इसीलिए इसको आप बोल सकते हैं सीमा। इसीलिए इस परत को दूसरे नाम से आप जानते हैं मेंटल को, सीमा। ठीक है, थोड़ा सा चर्चा करते हैं कोर पर। कोर में सर्वाधिक कौन सा तत्व होगा? एक आपका निकिल और एक आपका फेरस। निकिल कोर का सर्वाधिक तत्व कौन सा है? निकिल और फेरस। अर्थात सबसे ज्यादा कौन सा होगा? निकिल, उससे कम क्या होगा? फेरस। इसीलिए इस परत को बोलेंगे निफिल। ठीक है, निफिल। तो देखिए अब आपके क्वेश्चन देखते हैं कि क्रस्ट में सर्वाधिक, क्रस्ट को अन्य किस परत के नाम से जानता है? सियाल के नाम से जाना जाता है। मेंटल को किस परत के नाम से जाना जाता है? सीमा के नाम से। क्यों? सिलिका और मैग्नीशियम के कारण। कोर को निफे बोलते हैं क्योंकि निकिल और फेरस की अधिकता क्या होती है? ज्यादा। दूसरा सवाल कहां से आ सकता है? अभी जो मैंने नामकरण बताया था कि क्रस्ट को मेंटल से जो परत अलग करती है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्न रोड। ठीक है, क्रस्ट को मेंटल से जो परत अलग करेगी, क्रस्ट को जो दो भागों में परत विभाजित करती है वो कॉर्न रोड, और क्रस्ट को जो मेंटल से अलग करती है वो हो गई आपकी मोह, और मेंटल को जो कोर से परत अलग करती है वो कौन सी हो गई? आपकी गुटेन रोड। इसीलिए मैंने बताया था CMG। याद करने के लिए आप रट लीजिए इस बात को। CMG का क्रम, C फॉर कॉर्न रोड, M फॉर मोह और G फॉर गुटेन। देखिए आपकी समझ में आया होगा निश्चित कि क्रस्ट को सियाल बोलते हैं, मेंटल को सीमा बोलते हैं, कोर को निफे बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं ये बात आपकी समझ में आ। अब थोड़ा सा और देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में एक दो क्वेश्चन आते हैं भूकंपीय तरंगों से। किससे? भूकंपीय तरंगे। ठीक है, भूकंपीय तरंगे। अब ये भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। एक आपकी प्राथमिक तरंगे, दूसरी आपकी द्वितीयक तरंगे, और तीसरी आपकी धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे। अच्छा देखिए, ये जो प्राथमिक तरंगे इनको पी वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी वेव्स। इसको सेकेंडरी या एस वेव्स बोलते हैं, और इनको एल वेव्स बोलते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार की आपकी भूकंपीय तरंगे होती हैं। एक प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे। सवाल आता है किसका वेग अधिक होता है, किसकी चाल अधिक होती है? इन 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगों में से कौन सी तरंगें सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं या सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, सर्वाधिक जनहानि कौन सी तरंगों से भूकंप आएगा तब होगी? तो थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं। मान लीजिए कि ये, ठीक है, जल्दी में देखिए, ये 3 प्रकार की हमने तरंगे बनाने का प्रयास किया। देखिए ये आपकी PS ऐसे बोल सकते हैं कि ये आपकी प्राथमिक तरंगे हैं, ये आपकी S तरंगे हैं द्वितीयक, और ये आपकी L तरंगे। तो देखिएगा जरा, जो प्राथमिक तरंगे हैं इनमें आपको दिख रहा है कि इनका आयाम कैसा है? कम। प्राथमिक तरंगों का आयाम कैसा है? कम। इनसे थोड़ा सा अधिक आयाम किसका है? S तरंगों का। ये ज्यादा एरिया को कवर करती है, और उससे भी ज्यादा आयाम किन तरंगों का है? L तरंगों का। L तरंगे आपको कहां से कहां कितने एरिया को कवर कर रही है? इतने एरिया को। और S तरंगे आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया को कवर कर रही है, और P वेव्स आपकी इतने एरिया को कवर कर रही है। तो एक चीज और देखेंगे कि जब वेग की बात आएगी या चाल की बात आएगी कि सर्वाधिक गति किन तरंगों की होगी, तो आप याद रखेंगे सर्वाधिक वेग या सर्वाधिक जो तेज तरंगें होती है वो कौन सी होती है? प्राथमिक तरंगें।
और द्वितीयक तरंगें उनसे थोड़ा सा कम तेज होती हैं और सबसे कम वेग जिन तरंगों का होता है एल का। तो एक सवाल तो आपका ये हो गया कि सर्वाधिक गति किन तरंगों की होगी या सर्वाधिक चाल किस तरंगों की होगी, सर्वाधिक वेग किन तरंगों का होगा। तो आप बताएंगे कि सबसे गतिवान जो तरंगें हैं वो आपकी प्राथमिक भूकंपीय तरंगें होती है, ठीक है। और सबसे कम जो गति वाली तरंगें वो कौन सी हैं, आपकी एल तरंगें, ठीक है। अब दूसरा सवाल कि इनमें इन 3 तरंगों में पीएसएल में सर्वाधिक खतरनाक या शक्तिशाली तरंग कौन सी होती है या सर्वाधिक जनहानि किन तरंगों से होती है। तो बच्चों को आमतौर पे ये लगता है कि चूंकि पी वेव्स का क्या अधिक होता है, वेव्स अधिक होता है, प्राथमिक तरंगों की गति अधिक तेज होती है, इसलिए ये जब भूकंप आएगा पी वेव्स के कारण तो ये ज्यादा विनाश करेंगी, ये ज्यादा खतरनाक होंगी। लेकिन एक समस्या ये है, ये बात सत्य भी है कि जब प्राथमिक तरंगों के कारण भूकंप आता है तो बड़ी तेज, चूंकि इनकी गति तेज होती है तो बड़ी तेजी से भूकंप आएगा और बड़ी तेजी से उलट पुलट करके ये तरंगें समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगों के कारण यदि भूकंप आता है तो चूंकि स्पीड कम है लेकिन आयाम कैसा है, इनके कारण थोड़ा सा अधिक है, तो थोड़ी सी क्षति, देखिए ऐसे समझिएगा, आप देखिएगा कि मैंने जो आयाम बताया कि सर्वाधिक आयाम किन तरंगों का है, इन तरंगों, अर्थात आप देखेंगे कि जो एल तरंगें हैं ये ज्यादा एरिया को क्या कर रही हैं, कवर कर रही हैं। अर्थात जब एल तरंगों के कारण भूकंप आएगा तो भले इनकी गति क्या है, कम है, लेकिन गति कम होने के बाद भी इनका चूंकि आयाम बहुत अधिक है तो एक बड़े क्षेत्र में विनाश करेंगी, बड़े क्षेत्र में धरती को उलट पुलट सभ्यता संस्कृति को करेंगी, बड़े पैमाने पर बिल्डिंग्स गिरेंगी, हॉस्पिटल्स, या आप ऐसे समझिएगा कि जब पी वेव्स आएंगी तो एक निश्चित वेव में आएंगी, कुछ एरिया को कवर करेंगी, भले ही बड़ी तेज भूकंप आएगा लेकिन एक कम एरिया को कवर करेंगी, उससे ज्यादा एस तरंगें कवर करेंगी और सबसे ज्यादा किसी एरिया को कवर करेंगी वो एल तरंगें होंगी, ठीक है। तो आपके ये 2-3 सवाल हो गए कि वेग किसका ज्यादा होगा, पी वेव्स का, सबसे कम वेग किसका होगा, एल वेव्स का। तो सबसे अधिक नुकसान कौन सी तरंगें पहुंचाएंगी, एल तरंगें। सबसे कम नुकसान किनके कारण होगा, पी के कारण। और वैसे भी लेकिन सबसे पहले जब भूकंपीय अनुभव जब होगा तो वो किन तरंगों के कारण होगा, पी वेव्स के कारण, क्योंकि इनका वेग क्या होता है, चाल क्या है, गति अधिक है, इसलिए सबसे पहले जो अनुभव होगा वो पी वेव्स का होगा, सबसे लास्ट में एल का होगा। तो आप पी वेव्स आया, भूकंप आया तो लोगों को पता पड़ा, उसके बाद लोग अलर्ट हो गए और जब शांति थोड़ी देर के लिए छा जाएगी तो लोगों को लगेगा भूकंप नहीं आएगा। तो सबसे लास्ट में एल तरंगें आएंगी जो भारी पैमाने पर क्या करती हैं, बड़े एरिया को कवर करेंगी और विनाश करेंगी। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन कौन सी सवाल हो सकते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इस टॉपिक को देखिएगा, ठीक है, एक बार समझ में ना आए इसको दोबारा रिपीट करके देखिएगा, ठीक है, पॉज करके कहीं कोई समस्या तो पॉज करके उसको फिर से देखिएगा, ठीक है। और प्रयास किया करिए कि वीडियो देखने के साथ साथ जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम कोई कंपटीशन देने वाले हैं, तो वो प्रयास करें कि वीडियो देखने के साथ साथ यदि नोट्स मेंटेन कर सकते हैं तो कोई भी कॉपी लेके नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। आपको रेगुलर हर टॉपिक के वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आपको जो है धीरे धीरे चीजें आगे आपको और बेहतर तरीके से देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन के चिन्ह को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।